गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 3 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही मैं यहाँ पर आपके लिए एकदम स्पेशल नोट्स बना रहा हूँ हर चैप्टर के, तो वो नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 को समझते हैं। ये टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आपको क्लास 8 में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर क्लास 8 का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक भी समझाता चलूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसमें हमसे बोल रहा है कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, यानी कि 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर के काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 आदमी और 6 लड़के अगर मिल जाएं तो उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man, यानी बताइए कि एक आदमी अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लगेगा उस काम को ख़त्म होने में, और अगर एक लड़का एक बॉय अगर अकेला काम करे तो उसे कितना समय लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। तो जाहिर सी बात है कि इससे तो ज़्यादा ही लगेगा, यानी कि 2 मैन और 5 बॉय मिल करके अगर 4 दिन में कर रहे हैं तो अगर एक आदमी अगर काम करेगा अकेला तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगा। अब कितना दिन लगेगा आइए पता करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, हमको निकालना क्या है कि एक आदमी जो है वो कितनों दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x डेज में काम को कंप्लीट करेगा और जो लड़का है वो y डेज में कंप्लीट करेगा अकेला करे तो। अब यहाँ पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ कि जो टाइम एंड वर्क होता है, बस एक सिंपल सा आप किसी का भी वीडियो देख लेना, आपको वो यही बताएंगे कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपका टाइम मान लो लग रहा है 2 आवर, तो जो वर्क होगा वो 1/2 होगा। अगर आपका टाइम लग रहा है मान लो 1/2, तो इसका उल्टा कर दो तो वर्क जो होगा वो 2 होगा, यानी कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको बताया गया है कि 4 दिनों में वो लोग काम को कंप्लीट करते हैं। हम लोग मान ली कि उनका जो काम है ना, यानी कि वो काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, x डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए जो मैन का वर्क होगा, ठीक है ना, 1 मैन का, एक आदमी का 1 मैन का अगर वर्क हम लोग निकालें तो x दिन समय ले रहा है, तो टाइम अगर x है तो इसका उल्टा कर दो तो आपको इसका वर्क पता चल जाएगा, यानी कि 1/x जो होगा इसका वर्क हो जाएगा। उसी तरीके से 1 बॉय का अगर हम लोग वर्क देखें कि 1 बॉय कितना वर्क कर रहा है, तो 1 बॉय को हमने माना है कि वो y डेज में काम कंप्लीट करेगा, यानी टाइम y है, तो यहाँ पर 1/y जो होगा ये इस बॉय का वर्क हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी पहला जो हमारा केस है उसमें हमसे क्या कहा गया है, केस नंबर 1 में कि वहाँ पर 2 आदमी और 5 लड़के मिल करके 4 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 2 आदमियों का देखो यहाँ पर आपको डे दिया हुआ है ना, तो डे का मतलब क्या होता है, वो टाइम दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने के लिए टाइम को बदलना पड़ेगा वर्क में। ठीक है, तो 2 आदमियों का काम दिया हुआ है, यानी कि 2 आदमी बता रहे हैं ना, 2 आदमी और 5 लड़के मिल करके 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 2 आदमी का वर्क कितना होगा, एक आदमी का जो वर्क है वो 1/x है, तो 2 आदमी का वर्क हो जाएगा 2/x। उसी तरीके से 5 लड़कों का जो वर्क है वो 5/y हो जाएगा, क्योंकि एक लड़के का वर्क 1/y है, तो 5 का 5/y हो जाएगा। और ये दोनों मिल करके कितना वर्क कर रहे हैं, तो 4 दिन तक वर्क करेंगे। ध्यान रखना ये डे है ना, तो हम लोग इन दोनों का वर्क को प्लस करेंगे, तो यहाँ भी हम लोग वर्क को क्या करेंगे 1/, यानी कि जो हमारे पास डे था 4 दिन जो थे उसको आप वर्क में कंप्लीट कर दो तो 1/4 हो जाएगा वो वर्क। यहाँ समझ में आ रहा है। हमको दिया हुआ है डे, यानी कि टाइम दिया हुआ है, टाइम को हम लोग क्या करेंगे पहले कन्वर्ट करेंगे वर्क में, तभी हमको पता चलेगा कि लास्ट में जो बंदा है यानी एक आदमी वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा और जो लड़का है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर बस आपको कन्वर्ट करना है, चीज़ों को उल्टा कर देना है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके बुक वाले मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो बुक में आपके क्या दिया हुआ है, इस टाइप से दिया रहता है कि आप 1/x को u मान लो एंड 1/y को यहाँ पर v मान लो लेट करके। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से मानोगे तो इक्वेशन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। 1/x अगर u है तो हमारे पास 2/x जो होगा वो 2u हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे 2u लिखेंगे, और इसके बदले में हम लोग 5v लिखेंगे, इक्वल टू साइड में 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इस टाइप से मानने से हमारा काम थोड़ा सा आसान होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम बचता है। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 में। सेकेंड वाले केस में हमसे कहा गया था केस नंबर 2 में कि कितने लड़के थे और कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, तो 3/x हो जाएगा यहाँ पर उनका वर्क, और 6 लड़के थे तो यहाँ पर 6/y हो जाएगा उन 6 लड़कों का वर्क। आदमियों का वर्क और लड़कों का वर्क को प्लस कर देंगे तो दोनों मिल करके इस बार 3 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे थे, तो उनका जो वर्क हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। बस यहाँ पर भी आप इसको क्या करो, इसी टाइप से कर दो। ये 3x के बदले में आप लोग कर दो 3u, और 6y के बदले में कर दो हमारे पास ये हो जाएगा 6v, इक्वल टू साइड में 1/3 है। यहाँ से हमारे पास कॉमन भी मिल रहा है दोनों में से 3, अगर 3 को कॉमन लेकर ट्रांसफर करेंगे तो कट तो होगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं, रहने दो। हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करते हैं।
हम। तो यहाँ पर भाई हमारे पास 3u है, यहाँ पर 2 है, तो काम करते हैं इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो ये 6u हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6u, और फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो आप लोग मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 2, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट भी लिख देते हैं ताकि एक ही लाइन में हमारा काम हो जाए, अलग अलग हमको लाइन नहीं करना पड़े। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें या फिर इसी को अब लिख दो तो इसी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन उससे मेरा छोटा, मैं चाहता हूँ कि बड़ा वाला नंबर मेरा ऊपर में रहे, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ पहले, ये हमारा 3 वाले का मल्टीप्लाई, फिर लेकिन नहीं यार, इसी तरीके से पहले हम लोग इक्वेशन 1 का नाम लिखे ना, तो पहले इक्वेशन 1 को लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 में 6u हो जाएगा, प्लस में 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15v हो जाएगा, और इधर हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 3 बन जाए 3 हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। नीचे में अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ भी 6u हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 6 2 जाए यहाँ पर 12v हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। दोनों को आपस में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे नीचे सबका माइनस हो जाएगा क्योंकि सब प्लस में थे, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 में से 12 माइनस होगा तो 3v आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3/4 माइनस में 2/3 आ गया, तो ये निकल जाएगा हमारा 3v इक्वल टू डिवाइड बाई में हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड दो, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम जो होता है ना वो 12 होता है, फिर 12 को 4 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड दोगे तो 12 को 3 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3v इक्वल टू 1/12 निकल गया। अब अपने को तो v की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई में 3, तो v इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/36। v जो था वो किसके बराबर था, तो v 1 डिवाइड बाई y के बराबर था, यानी कि 1 डिवाइड बाई y का जो वैल्यू है वो 1/36 आ गया, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अगर लड़के केवल काम को करेंगे ना तो वो 36 डेज लगा देंगे काम को कंप्लीट करने में। अब इस 36 को हम लोग कहीं पे भी पुट कर देते हैं, जैसे मान लो मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, y का वैल्यू 36 है ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर हमारे इसमें पुट कर देता हूँ, किस में करूँ जो आसानी से कट हो जाए, इसी में पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 जो हमारा है ना वो थोड़ा छोटा है, आप किसी में पुट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास 2u है, प्लस में 5v है, तो 5 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 1/4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2u प्लस में 5 6 हो जाएगा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 और 3 हो जाएगा 18, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1/4, तो अब ये इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 2u इक्वल टू 1/4। या फिर मैं इसको इतना लंबा क्यों बना रहा हूँ, इसको मैं और इजीली नहीं कर सकता था क्या, कटपीट, चलो छोड़ो अब बना ही दिया हो, तो माइनस में हो जाएगा 180, तो ये हो गया यहाँ से 2u इक्वल टू इसका इसे मल्टीप्लाई करो और 1 से माइनस कर दो, तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा आंसर माइनस में आने लगेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तभी तो कहूँ कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि y इक्वल टू 36 निकला है, तो अगर y का वैल्यू पुट करना है तो यहाँ करना पड़ेगा, मैंने v के बदले में कर दिया यहाँ पर, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट ही नहीं करूँगा, मैं इक्वेशन 2 में करूँगा, ताकि v का जो वैल्यू निकला था हमारे पास 1/36 वो हो जाए। तो इसको मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा v इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर मेरा 2। अगर आप देखो, अगर y का वैल्यू 36 अगर पुट करना चाहते हो तो यहाँ पर पुट कर सकते हो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप v का वैल्यू पुट करना चाहते हो तो यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u प्लस में 6 मल्टीप्लाई 1/36, अब जल्दी से ये सॉल्व होगा, इक्वल टू साइड में 1/3, तो 6 1 जा 6, 6 जा 36 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3u इक्वल टू 1/3 माइनस में 1/6, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 3u इक्वल टू नीचे में 6 आ गया, ऊपर में हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस में 1, तो ये हो गया 3u इक्वल टू हमारे पास निकल जाएगा ये 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ गया, तो 1/6, तो ये 3 इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/18, क्योंकि 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो u का वैल्यू अगर 1/18 आ रहा है तो इसका मतलब कि जो x था वो क्या था, u जो था वो 1/x का वैल्यू था ना, तो यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब 1/x का वैल्यू 1/18 आया है, तो इट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 18 होगा। यानी कि अगर अकेले एक आदमी काम करे तो वो 18 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देगा, और अगर एक लड़का काम करे तो वो 36 डेज़ लगा देगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ पर y का वैल्यू पुट करना है तो y वाले जगह पे पुट करेंगे, v वाले में नहीं करेंगे, v में करोगे तो फिर उल्टा सीधा करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, जितना ईजी हो सके उतने ईजी मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको इससे और ज़्यादा ईजी कोई मेथड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में। तो ये हमारा 37 वाला सॉल्व हो गया, और केवल एक ही क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है ना अलग टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि जो अगला
अगला क्वेश्चन है वो एरिया से रिलेटेड है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, यानी कि एक रूम का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। अब अगर बोला जा रहा है कि अगर लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले जितना था उतना तो रहेगा ही, छोड़ दो उसको, अलग है। अगर अब हम लोग 3 मीटर लेंथ को बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 मीटर डिक्रीज़ कर दें, कम कर दें, तो जो एरिया है ना वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। ओके, तो बताइए लेंथ और ब्रेथ जो है रूम का वो कितना है। आइए पता करते हैं कितना होगा लेंथ और ब्रेथ। तो देखो इस तरीके से मान लो कि जो लेंथ है वो हमारा x मीटर है और जो ब्रेथ है वो y मीटर है। तो उस कंडीशन में अगर अपन एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलता है? एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा हमारा एरिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था क्वेश्चन की कि जो लेंथ है जो हमारा x मीटर है वो क्या है, उसके ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है, यानी कि ब्रेथ में अगर आप 3 प्लस कर दोगे तब हमारा लेंथ निकल करके आएगा। ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला गया था। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया फट से एकदम। सेकेंड में हमसे बोला गया था कि अगर आप लोग लेंथ को यानी कि जो x है उसको 3 मीटर बढ़ा दो और ब्रेथ को आप लोग क्या करो 2 मीटर कम कर दो, तो जब एरिया निकालोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, लेंथ का और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके, तो एरिया जितना पहले था उतनी ही अभी भी रहेगा। यानी पहले अगर एक्स वाई था, जब आपने x और y माना था, उस कंडीशन में अगर एक्स वाई एरिया था तो अभी भी 3 मीटर बढ़ाने के बाद और 2 मीटर कम करने के बाद भी एक्स वाई ही रहेगा। तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्व अगर आप इसको करोगे, अगर मल्टीप्लाई वगैरह करना, यहाँ से x का y से मल्टीप्लाई होकर के हमारा एक्स वाई हो जाएगा, x का -2 से मल्टीप्लाई होकर के -2x हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, इक्वल को साइड में xy, इधर भी प्लस में xy है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो प्लस और माइनस होकर के लास्ट में कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास -2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2x है, यहाँ पर हमारे पास 1x है। आप लोग चाहो तो पहले x की वैल्यू निकाल लो, क्या करो इसमें आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस में 2y इक्वल टू 3 2 6 हो गया। अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर हमारे पास फिर ऐड कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर नीचे में मैं ऐड करके ये वाला 2x माइनस में है, प्लस में 3y है और इक्वल टू साइड में 6 है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन हमारा जो ये वाला ये इक्वेशन जो हमारा थर्ड है, इसको थर्ड मान लो, तो इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, हम लोग थर्ड और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। बोलोगे सर माइनस की साइन क्यों लगा ऐड कर रहे हैं? तो माइनस की साइन पहले से लगी हुई थी, उसी को मैंने लिखा है। बाकी जब हम लोग साइन चेंज करते हैं तो नीचे में साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो मेरे पास 1y आ जाएगा और इधर 6 हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारी 12 निकल करके आ गई और ये क्या निकलेगी? मीटर में निकलेगी। तो जो ब्रेथ होगा वो 12 मीटर होगा। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, जैसे मान लो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से x माइनस में 12 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये 12 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 12 इक्वल टू 15 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हमारा 15 मीटर है। लेंथ 15 मीटर और ब्रेथ जो होगा वो 12 मीटर होगा। आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट बना करके लिख लेना। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर का स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 8 मीटर का स्क्वायर कम हो जाता है व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। जब हम लोग लेंथ को 5 मीटर कम कर दें और ब्रेथ को 3 मीटर बढ़ा दें तो एरिया जो है वो 8 मीटर कम हो जाता है। अब दूसरे नंबर केस में हमसे बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को अगर अपन 3 और 2 बढ़ा दें तो जो एरिया है वो 74 मीटर बढ़ जाता है, 74 मीटर का स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ कितना हो गया पता लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे फिर से लेंथ को x मीटर और ब्रेथ को y मीटर, तो जो हमारा एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? वो हमारा xy मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं तो बस xy छोड़ दो। अब हम लोग को मेन यहाँ पर समझना है, वैसे लिख लेना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एरिया के बाद बस xy लिखा था। कभी भी जो एरिया होता है वो जो हमारा यूनिट का मल्टीप्लाई होकर के ना यूनिट का भी स्क्वायर बना लेता है। तो अगर हमने इनको मीटर माना है तो एरिया हमारा मीटर के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग जरूर लिखना मीटर का स्क्वायर एग्जाम में जब बनाओगे तो एरिया हमारा इतना हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि लेंथ को कितना माइनस करना था भैया? लेंथ को 5 बोला था शायद ना, हाँ। लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 मीटर। अगर हम लोग लेंथ को 5 मीटर कम कर देते हैं और ब्रेथ को जो है वो 3 मीटर बोला था बढ़ाने के लिए ना, हाँ 3 मीटर बोला है। तो जब एरिया निकालते हैं तो एरिया तो पहले XY था, लेकिन अब जो हो रहा है एरिया इसमें से 8 मीटर कम हो जा रहा है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो भी एरिया था उससे वो 8 मीटर कम हो जाएगा जब हम लोग इस तरीके से प्लस माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लो। ये हो जाएगा हमारा XY, फिर x का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3x, फिर माइनस में 5y, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो, और फिर 5 का 3 से होगा तो माइनस में 15, इक्वल टू साइड में XY माइनस में 8 है। ये XY को कैंसिल कर दो, -15 इधर जाकर के प्लस का 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस में, सॉरी यार क्या मैं कर रहा हूँ हड़बड़ी में,
3x माइनस में 5y इक्वल टू साइड में हमारे पास -8 और प्लस का 15 है, तो -8 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7, क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है, तो इक्वल टू 7 कर दो। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 में, यानी कि अगेन सेकंड वाले हमसे हिंट में क्या बोला गया है कि हमारा जो लेंथ और ब्रेथ को अगर बढ़ा दिया जाए, कितना बोला था, 3 और 2 मीटर बोला था ना, तो लेंथ को मैं 3 मीटर बढ़ा देता हूँ और ब्रेथ को यानी कि y को मैं 2 मीटर बढ़ा देता हूँ। तो अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेंगे तो जो एरिया पहले था उससे 74 मीटर के स्क्वायर ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x का y से मल्टीप्लाई होकर के xy, फिर x का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2x, फिर 3 का y से मल्टीप्लाई होकर के 3y और 3 2 जाइए 6 हो जाएगा। इधर भी हमारे पास xy है, प्लस में 74 है, ये xy कैंसिल हो गया, 6 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू हो जाएगा 74 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 68। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3x है, या फिर हम लोग 5 को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको भी चाहो। तो अगर मान लो मैं अगर 5 को यहाँ पर चूँकि माइनस और प्लस पहले से है ना, तो मैं इसी को कट कर देता हूँ ताकि ऐड करूँ और फट से कट हो जाए। तो इसको भी मुझे 15 बनाना पड़ेगा और 3 को भी 15 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 3 कैल्शियम 15 होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में आप लोग लिखोगे, अब मैं शॉर्टकट में काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको डिटेल में पहले बार कई बार समझा चुका है, लेकिन नहीं यार, नोट्स जब बनाऊंगा ना तो आपको फिर दिक्कत होगा समझने में, अगर वीडियो नहीं देखे रहोगे तो। चलो मैं लिख ही देता हूँ, आपके लिए इतना मेहनत तो कर ही सकता हूँ, और तभी आप लोग मैथ में टॉप करोगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई में 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई हो जाएगा हमारे पास कितना 5। तो अगर हम लोग इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9x हो गया, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड ऐड दोनों को ऐड भी कर देंगे हम लाइन से। तो 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, फिर माइनस में 15y हो जाएगा, और इधर हमारे पास 7 3 21 हो गया। नीचे में जब इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 10x हो जाएगा, और फिर हमारे पास प्लस में ये हो जाएगा 15, हाँ 3 5 15y हो गया। इधर हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 का 0 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारे पास 4, फिर 5 6 30 और 4 हो जाएगा हमारे पास 34। तो अब इसको अगर आप ऐड करो तो ये तो प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐड ही कर रहे हैं। इधर आ जाएगा 19x, इधर हमारे पास हो जाएगा 341 में अगर अपन 2 प्लस कर देंगे तो 21 यानी कि, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में 61 यानी कि 361 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए 19 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 19 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं कट कर दे रहा हूँ। 19 का टेबल में 19 टाइम पे ही 361 आता है, क्योंकि 19 का स्क्वायर ही 361 होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 19 आ जाएगा। समझ में ना, ये 19 कहाँ से आया, ये 19 इधर के डिवाइड में आ गया, फिर 19 का टेबल 19 में पढ़ोगे तो 361 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 19 मीटर निकल करके आ गया। अब x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन नंबर हमारा जो पहला है उसमें, तो हमारे पास इक्वेशन पहला क्या है, 3x है, तो 3 × 19 हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा, और इक्वल टू साइड में हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 माइनस में 5y इक्वल टू साइड में हमारे पास 7 है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो -5y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस में 51, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यार, सॉरी यार, यहाँ पर मैंने 51 लिखा तभी गड़बड़ हो रही है, 57 होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 50 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 5 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से 50 को जब 5 से डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा 10 निकल करके आ गया, यानी y इक्वल टू 10 मीटर हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो देखो जो 40 है ना, वो भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है 39 की तरह। यहाँ भी बोल रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कम हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर जब हम लोग लेंथ को 3 मीटर बढ़ा करके ब्रेथ को 4 मीटर कम कर देते हैं। साथ ही अगर हम लोग लेंथ को अगर रिड्यूस कर दे 1 मीटर और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दे 4 मीटर ना, तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 89 मीटर, 89 स्क्वायर मीटर। तो बताइए डायमेंशन कितना है, तो सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो पहले की तरह सब कुछ लिख लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट केस 1 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एरिया 67 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है जब लेंथ को इंक्रीज़ किया जाता है 3 मीटर। तो लेंथ को x मानी है तो उसमें 3 मीटर बढ़ा दो, और ब्रेथ को क्या बोला था कि ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाई, नहीं यार कहाँ गया, ब्रेथ इज़ डिक्रीज बाई 4 मीटर। हाँ, तो ब्रेथ हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर y में डिक्रीज़ कर देंगे 4 मीटर, तो एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एरिया XY था उसमें से 67 आप लोग माइनस कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारा XY, ये हो जाएगा माइनस का 4x, फिर प्लस का 3y, उसके बाद प्लस माइनस का 12 इक्वल टू साइड में XY और माइनस में 67। तो ये XY डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। माइनस का 4x प्लस में 3y इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखो माइनस का 67 पहले से है, ये 12 इधर जा करके प्लस का बन जाएगा राइट में जा करके, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस है ना तो साइन भी माइनस की लग जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 55।
तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन सकता है। मैं माइनस की साइन को भी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों साइड माइनस की साइन है ना, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस में 3y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू साइड में माइनस का 55, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4x माइनस में 3y इक्वल टू 55 हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे सेकंड केस का यूज़ करके। सेकंड में हमसे बोला क्या गया है भैया, इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 1 मीटर, अगर लेंथ को हम लोग 1 मीटर कम कर देते हैं एंड ब्रेथ इंक्रीज कर देते हैं 4 मीटर, तो x + 4 कर देंगे। द एरिया इज़ इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर, तो जो एरिया हमारे पास है वो 89 स्क्वायर मीटर इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में ध्यान रखना ना, इंक्रीज़ होगा तो प्लस करना। तो यहाँ से हमारे पास मैं y लिखूँगा ना भाई, कहाँ मेरा ध्यान है यार, बन नहीं लग रहा, अच्छा लगता है पढ़ाने में। xy हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 4x, फिर माइनस में 1y जिसको हम लोग y लिखेंगे, और फिर माइनस में 4 हो जाएगा। इधर हमारे पास xy प्लस में 89 है, तो यहाँ से xy कैंसिल हो गया, -4 इधर जाकर के +4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस में y 89, और ये मेरे पास 4 जब प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 93। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना, इक्वेशन नंबर 2 माइनस में इक्वेशन नंबर 1, शॉर्टकट में एकदम। तो 2 पहले से लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 को लिखो और माइनस कर दो, ठीक है। इक्वल को साइड में 55, माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से प्लस माइनस, ये 3y में से 1y माइनस होगा तो 2y आएगा। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। इक्वल की उस साइड में 93 में से 55 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस हुआ तो 8 आ गया, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 आ गया, यानी कि 38 आ गया। तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 38 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो ये भी हमारा 19 बनकर के आ जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से 19 मीटर, यानी कि जो ब्रेथ है ना वो 19 मीटर आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, तो जहाँ पर आसान लगे वहाँ पुट कर दो। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में मुझे आसान लग रहा है, तो y इक्वल टू 19 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस में 19 इक्वल टू 93। इस 19 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 93 प्लस में 19, देन 4x इक्वल टू हो जाएगा 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 12 का 2 कैरी हो गया 1, 10 और 1 11, 112 आ गया। 112 भी आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं होगा। x इक्वल टू हो जाएगा 112 डिवाइड बाई 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 3 आगे जाएगा तो 32 बना देगा। तो 4 के टेबल में हमारे पास 8 टाइम पे 32 आता है, तो x का वैल्यू यहाँ से 28 मीटर निकल गया, यानी कि जो लेंथ है वो 28 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 19 मीटर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेलवे की टिकट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपको बताया गया ना, ये उस टाइप से क्वेश्चन है जहाँ पर फिक्स चार्ज होता है हॉस्टल का, जिसे हमने पिछले वाले 2 क्वेश्चन इस टाइप से कर रखे हैं, जहाँ पर फिक्स चार्ज था और डेली का अलग चार्ज था। वैसे टैक्सी में एक टैक्सी को बुक करने का चार्ज था, फिर किलोमीटर हिसाब से अलग चार्ज था ना, वैसे टाइप से क्वेश्चन है। इसको समझो ध्यान से। इसमें बोल रहे हैं कि रेलवे का हाफ टिकट जो है वो कॉस्ट होता है हाफ द फुल फेयर, यानी कि फुल जितना भी कॉस्ट होगा ना उसका आधा लगेगा, एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज़ द सेम ऑन हाफ टिकट। इसको तुम इतना ध्यान से समझना कि मान लो मुझे एक हाफ टिकट लेना है, या फिर सिंपल समझो पहले मुझे एक टिकट लेना है, तो टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन चार्ज अलग लगेगा, और जो किराया है, ठीक है, रिजर्वेशन एक अलग चीज़ होता है, रिजर्व करना, किसी भी सीट को रिजर्व करना एक अलग चीज़ होता है, तो उसका तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका किराया है वो आपको अलग से देना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप हाफ टिकट ले रहे हो, हाफ टिकट हो सकता है बच्चों का मिलता हो, तो अगर आप हाफ टिकट ले रहे हो तो उसमें रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन जितना भी किराया है ना, मान लो जैसे किराया अगर 50 रुपीज़ है तो 50 का आधा किराया लगेगा, 50 का आधा 25 रुपये लगेगा, और हो सकता है रिजर्वेशन चार्ज 10 रुपये हो, तो रिजर्वेशन चार्ज जो है वो 10 रुपये तो लगेगा ही। इस तरीके से पहला वाला स्टेटमेंट में हमसे यहाँ पर कहा गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड की गई हैं। हमसे बोल रहा है कि 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। एक आदमी क्या करता है, रिजर्व करता है एक टिकट मुंबई से दिल्ली का, जिसका कॉस्ट उसे 4150 पड़ता है। जबकि दूसरा जो है वाइल 1 फुल एंड 1 हाफ रिजर्व, जबकि दूसरा आदमी जो है वो एक फुल और एक हाफ टिकट लेता है फर्स्ट क्लास का, उसी में कि वहीं मुंबई से दिल्ली के लिए, और उसको इतना पड़ता है। इसने क्या किया है, केवल एक फुल टिकट लिया। ध्यान रखना, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो जब आप फुल टिकट लेते हो तो वहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब आप हाफ लेते हो ना तब फिर बताना पड़ता है। तो इसने फुल टिकट लिया दिल्ली से मुंबई के लिए, तो इसको रिजर्वेशन चार्ज भी देना पड़ा होगा, और इसका जो कॉस्ट का फेयर है ना, यानी किराया जो है वो भी देना पड़ा होगा। साथ ही दूसरा वाला जो इंसान है वो क्या कर रहा है, एक तो फुल टिकट तो ले ही रहा है एक अपने लिए, हो सकता है एक हाफ टिकट अपने बच्चे के लिए ले रहा होगा और उसको टोटल किराया इतना देना पड़ता है।
तो बताइए कि व्हाट इज़ द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर, यानी कि जो पूरा फुल किराया है वो कितना है, और रिजर्वेशन का जो चार्ज है जो दोनों को देना ही पड़ेगा वो कितना है। आइए कॉपी में समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं जो पूरा किराया है फुल फेयर जो है वो x रुपये है, और जो रिजर्वेशन करने का चार्ज लग रहा है वो y रुपये लग रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहला वाला जो हमारा केस है उसमें हमसे क्या कहा गया केस नंबर 1 में कि एक आदमी एक पूरा का पूरा टिकट लेता है, फुल टिकट लेता है, ठीक है। यहाँ पर तो फुल टिकट के लिए उसको रिजर्वेशन चार्ज भी देना पड़ेगा, और जो फुल फेयर है पूरा किराया है वो भी देना पड़ेगा। तो पूरा किराया x है और प्लस में रिजर्वेशन चार्ज y है, इन दोनों को मिला करके वो कितना रुपये दे रहा था, तो 4000 करके कुछ था ना, 4150 लिखा हुआ, तो 4150 है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया यहाँ से, ठीक है। वो आदमी एक ही टिकट ले रहा है, इसीलिए एक टिकट का जो किराया है टोटल वो x रुपये है, तो x में हम लोग रिजर्वेशन चार्ज y को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है कि एक फुल टिकट तो ले ही रहा है, साथ ही साथ एक हाफ टिकट भी ले रहा है, अपने बच्चे के लिए या किसी के भी ले रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि फुल टिकट का तो इतना चार्ज लगेगा ही, x प्लस y लगेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ अब हाफ वाले का कितना चार्ज लगेगा, तो हमसे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पहला ही वाला लाइन में बोला है कि जो हाफ टिकट का जो फेयर है वो आधा हो जाता है, यानी कि रिजर्वेशन तो लगेगा ही, y तो होगा ही, लेकिन x का आधा हो जाएगा हाफ टिकट के लिए, तो x डिवाइड बाई 2 कर दो और प्लस में y कर दो, तो ये फुल टिकट का चार्ज हो गया, और हाफ के लिए हमने फेयर को आधा कर दिया, और रिजर्वेशन चार्ज तो इसमें पूरा का पूरा लगेगा, और दोनों को मिला करके वो कितना रुपये दे रहा है, तो 6250 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6250 नहीं सॉरी 55 है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 को गैप करूँगा, तो 2 को गैप करने के कई सारे मेथड हैं, आप लोग पूरा एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इजी मेथड क्या है कि आप इक्वल के लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूँ। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2x है ना, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 का x बाई 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, तो मेरे पास x आ जाएगा, लेकिन 2 का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। तो इन सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, वैसे राइट में भी हो जाएगा। 5 2 जा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी हो गया 1, 5 2 सॉरी 2 से कर रहे थे हाँ, तो 2 2 जा 4 और 1 हो गया 5 एंड 2 6 जा 12 हो गया। अब यहाँ पर 2x और 1x 3x हो जाएगा, और y और y मिलकर के 4y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 1 2 5 1 0 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में x है, या फिर आप चाहो तो y को कट कर सकते हो, तो पहले मैं y को उड़ा देता हूँ, हर बार x को उड़ा रहा हूँ, तो इस बार मैं y के लिए, लेकिन y को कट करने के लिए ना इसमें मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर x को कट करना है तो 3 से करना पड़ेगा, तो मैं x को कट कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। इक्वेशन नंबर 1 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा 3x हो गया, प्लस में हमारे पास 3y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये हो जाएगा 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 1 जा 3 और 1 हो जाएगा 4, उसके बाद 3 4 जा हो जाएगा 12, जब मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया। अब मैं ये जो हमारा जो नया इक्वेशन बना है इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, और 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमारे दोनों x प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी माइनस में होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 4 से 3 माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, जिसको मैं y लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 0 से 0 माइनस हो तो 0, बोरो करके 11 बना लेगा, 11 में से 5 माइनस हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 आएगा, 12 में से 12 माइनस होगा तो 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जो y है वो है इक्वल टू 60, और 60 क्या निकला भैया, हमारा रुपये निकला। इसका मतलब कि जो रिजर्वेशन चार्ज है वो कितना है, 60 रुपये है। अब इस रिजर्वेशन चार्ज को यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 60 इक्वल टू 4150, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 4150 में से अगर 50 माइनस होता तो 4100 आता, लेकिन 10 और माइनस हो जा रहा है तो 4090 आ जाएगा, यानी कि जो किराया है वो मेरा 4090 रुपये है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना शुरू में जो लाइन लिखा हुआ था ना, फुल फेयर हाफ लगता है, हाफ फेयर फुल, यानी थोड़ा सा घुमा घुमा के जो लिखा था बस उसी में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बाकी सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें वही उम्र वाला दिया हुआ है, एज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।